ताई एकात्म विज्ञान विषय 62 मनुष्य निर्मित रचनाएं। विश्व रूप की रचना बीज से वृक्ष की तरह क्रमशः विकसित होती है। इस रचना में मनुष्य भी सृजित होता है। पूर्व में कहे अनुसार मनुष्य में आत्म तत्व पूर्ण रूप में अभिव्यक्त होता है। मनुष्य की विशेषता यह है कि वह अंतःकरण से संचालित होता है। उसमें विचार, विवेक, कर्तृत्व के तत्व व्यवहारों को प्रेरित करते हैं। अतः अब वह अपनी रचनाएं स्वयं बनाने लगता है। प्रजाएं अपनी चिति के अनुरूप अपनी रचनाएं बनाती हैं। इन रचनाओं में प्रमुख तत्व है संबंधों का। मनुष्य के आपसी संबंधों को लेकर जो व्यवस्था बनती है वह होती है समाज। प्रजाओं की चिति के भेद के अनुसार ही मनुष्य के आपसी संबंधों का स्वरूप बनता है। प्रजाओं के अर्थात राष्ट्रों के दो प्रमुख प्रकार हैं। ये हैं आत्मवादी और अनात्मवादी। उनके अनुसार समाज के संबंधों के भी मुख्य दो भेद हैं। आत्मवादी प्रजाओं के संबंध एकात्म होते हैं, अनात्मवादी प्रजा के भौतिक। एकात्म संबंध आत्म प्रधान होते हैं, भौतिक संबंध देह प्रधान। हम सब आत्म तत्व हैं, इसलिए मूलतः एक हैं। इस आधारभूत मान्यता को लेकर भिन्न दिखाई देने वाले लोगों को आपस में जोड़ने वाली रचनाएं बनती हैं। अनात्मवादी प्रजा भिन्न दिखाई देने वाली इकाइयों को भिन्न मानकर ही अपनी संबंधों की रचना करती है। जैसे अभी हमने चर्चा की था ईसाइयत की चर्चा। और मजहब में भी था यही होता है, लोक परलोक को भिन्न मानकर संबंधों की रचना करते हैं। हाँ, वही। और जन्म पुनर्जन्म को नहीं मानना, माने कंटिन्यूटी जिसको निरंतरता कहते हैं, वो नहीं मानने के कारण से ऐसा होता है कि वो किसी भी प्रकार से जीवन को, व्यक्तिगत जीवन हो या सामुदायिक जीवन हो, राष्ट्र जीवन हो, उसको ठीक से बिठा ही नहीं पाते हैं। ये बिठाने लगो व्यवस्था तो वो छूट जाती है, वो करने लगो तो तीसरी छूट जाती है। सबको एक साथ कोई एक सूत्र में सुसूत्रता बनाए रखते हुए कभी बांध ही नहीं पाते हैं। ये उनकी मुख्य समस्या ये है कि सबको एक साथ व्यवस्था में बांधना उनके लिए संभव ही नहीं होता है, जिसका भारत ने तत्वज्ञान की दृष्टि से बहुत बहुत अच्छा हल निकाला है। बहुत अच्छे खुलासे हैं, बहुत अच्छा उसका स्पष्टीकरण है। ऐसा स्पष्टीकरण कि लगभग सारी बातें समायोजित हो जाती हैं। वो कहते हैं ना, यदेकेन ज्ञातेन सर्वमेव विज्ञातम भवति। एक बात को पकड़ो मूल तो सभी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। ऐसा है। इसको बुद्धि, माने भारतीयों की बुद्धि की सर्वश्रेष्ठता तो माने कहने योग्य है, मानने योग्य है। और यही ताई मनवाना है, जैसे शंकराचार्य जी ने किया। हाँ, यही मनवाना है। तो ताई इस तरह से तो जो ईसाई हैं वो तो केवल बुद्धि का प्रयोग अपने पक्ष के लिए करते हैं, संगठन बनाने के लिए। और ये तो बुद्धि का प्रयोग भी नहीं करते मजहब के लोग, तो ये तो केवल अहंकार करते हैं। ये तो मारामारी करना है केवल, इनको और कुछ सूझता ही नहीं। हाँ, तो घोर तामसी जिसको बोलते हैं ना, घोर तामसी। ज्ञान का प्रकाश नहीं, सत्य का प्रकाश नहीं, धर्म का प्रकाश नहीं, धारणा करने वाली बुद्धि नहीं, अपना मानना नहीं किसी को, दूसरों के लिए कुछ करना नहीं। ये इतने, इसको कृपणता बोलते हैं।
कृपण, उदार नहीं है, ये कृपण है। तो कृपण है तो दूसरों का नाश करने पर तुले तुले रहते हैं। तो लेकिन परिणाम तो ये होगा कि स्वयं भी नष्ट होंगे। ऐसे कोई रह ही नहीं सकता। दूसरों को मार कर स्वयं चिरंजीव बने, ये तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो नाश करता है उसका नाश होना स्वाभाविक है, कर्मफल भी यही कहता है। अवश्यम भावी है, हाँ अवश्यम भावी है। और अब भगवती प्रकृति ने उनको ऐसा बनाया तो बेचारे ऐसे बने, और क्या। तो ताई भारत को भगवती प्रकृति ने एक विशेष रूप से बनाया ताकि पूरे विश्व को संरक्षित किया जा सके। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे वो चाहती है कि हाँ। जीते, जैसे रावण की नाभि में अमृत दिया कि भाई ये बिंदु ऐसा है जहां तुम सुरक्षित रह सकते हो, हाँ इसको हाँ बचाना हाँ। है। इसी तरह से वो जो अमृत बिंदु है वो भारत है। वो भारत है। हाँ, जी तो। नहीं, प्रकृति ने एक निदर्शन दे दिया कि देखो ये है ना, इसमें जो तत्व है आधारभूत, वो होंगे तो चिरंजीविता होगी, और ये तुम्हारे में जो है वैसा होगा तो नाश होगा। अब देखो तुम स्वतंत्र हो, जो चाहे करो, लेकिन चाहते ही नहीं, चाह ही नहीं दी, फिर क्या करेंगे। जो चाहो करो ये कहा, लेकिन मुसलमानों को चाह ही नहीं दी, तो क्या करेंगे। लेकिन हिंदुओं को कहा कि देखो चाह नहीं होती है तो क्या होता है, और तुम्हारे पास चाह भी है और बुद्धि भी है, तो देखो क्या कर सकते हो। जी। आत्मवादी प्रजाओं की रचनाओं में एकत्व आधारभूत तत्व है। अनात्मवादी प्रजाओं में भिन्नता आधारभूत तत्व है, और उस भिन्नता को बनाए रखना स्वतंत्रता है, ऐसा समझा जाता है। स्वतंत्रता के आधार पर समानता का अधिकार होता है, परंतु समानता हेतु मूल इकाई देह होती है, आत्मा नहीं। नहीं, इसीलिए वो समानता कभी आ ही नहीं सकती थी। नहीं आ सकती ना, नहीं आ सकती। और स्वतंत्रता के आधार पर समानता का अधिकार देना और भिन्न भिन्न रख के पहले स्वतंत्र करो और फिर कहो समान हो जाओ, ये तो अपने आप में ही विपरीत विचार हो गया था। इतना नहीं समझने वाली बाल बुद्धि भी नहीं होती, ऐसी है, ऐसी कृपण बुद्धि, संकुचित बुद्धि। जी तो विषय बिंदु 63 हाँ। स्त्री पुरुष संबंध और विवाह। सामाजिक संबंधों का सर्वप्रथम और केंद्रवर्ती संबंध है स्त्री पुरुष संबंध। विश्व रूप रचना का प्रारंभ ही चिज्जड़ ग्रंथि से हुआ है। चेतन और जड़ एक ही आत्म तत्व के दो अंग हैं और उनकी एकात्मता से ही रचना का विस्तार होता है। इस तत्व पर स्त्री और पुरुष के संबंध को स्थापित किया गया है और उसके लिए विवाह की व्यवस्था हुई है। यह आत्मवादी प्रजा की व्यवस्था है। आत्मवादी प्रजा स्त्री पुरुष को भिन्न सत्ताएं मानकर उनकी भिन्नता बनी रहे और फिर काम प्रेरित सहवास की तो वह व्यवस्था करनी ही है। इस दृष्टि से विवाह की व्यवस्था बनती है। एक में हृदय प्रधान एकत्व तो दूसरे में देह का एकत्व होने पर भी व्यक्तित्व की भिन्नता बनी रहती है। इस भिन्नता को स्वतंत्रता कहा जाता है। आत्मवादी प्रजा में विवाह द्वारा स्वीकृत एकात्म संबंध सर्व सामाजिक व्यवस्थाओं में विस्तारित होते हैं। हाँ। और एकात्म समाज बनता है। अनात्मवादी प्रजाओं में एक रूपता के आधार पर भिन्नता की रक्षा करने वाले कानून बनाए जाते हैं।
एकात्म समाज में एकात्मता को बनाए रखने हेतु कर्तव्य की संकल्पना विकसित होती है। आत्मवादी प्रजा में स्वतंत्रता बनाए रखने हेतु अधिकार की संकल्पना विकसित होती है। अनात्मवादी प्रजा में स्वतंत्रता बनाए रखने हेतु अधिकार की संकल्पना सृजित होती है। इसलिए फंडामेंटल राइट्स। हाँ, तो कर्तव्य धर्म का एक आयाम है। अतः आत्मवादी समाज व्यवस्था धर्म पर आधारित होती है, अनात्मवादी समाज व्यवस्था कानून पर आधारित होती है। एक में धर्म का राज्य होता है, दूसरे में कानून का। एक में समरसता होती है, दूसरे में समायोजन। इसको समायोजन कहें या समन्वयता? नहीं, समायोजन माने सबको एक साथ कैसे बिठाना, वो समायोजन है। हाँ, चलो चलो तुम, अरे ये 2 बज गए, चलो थोड़ी जगह कर दो और बैठा दो उनको यहाँ। अरे ये यहाँ जगह खाली पड़ रही है, हाँ इसमें ये भी बैठेगा, ये इसको बिठा दो यहाँ। एक में एकत्व से वैविध्य निश्रित होता है, दूसरे में भिन्नत्व से मेल बिठाने का प्रयास किया जाता है। बस इतना है भाई। हाँ, वही कि धर्म का राज्य और कानून का राज्य, तो ये तो रूल ऑफ लॉ कहते ही हैं। माने कृत्रिम क्या अंतस्तत्व क्या है ये नहीं जानना, केवल बाहर ही बिठाते जाओ ये करना। ऐसी यांत्रिक रचना विवाह से शुरू करके सर्व प्रकार की रचनाएं इस प्रकार की समायोजन करो, साथ में बिठाओ, कैसे बैठेंगे देखो, ऐसे होती है। जबकि ये वृक्ष की तरह अंदर से जीवन रस जिनका एक है, ऐसी होती है। क्या समय हुआ और क्या। वो तो हमारा अंतस्तत्व भारत का अलग है और लागू करने जा रहे हैं कानून का संबंध, कानून इसको व्यवस्थित कर रहा है, तो ऐसा ही होगा। कहाँ वो कानून है, कहाँ हमको प्रेम गिरना है, एकात्मता मानना है, इसका कोई मेल ही नहीं है कुछ भी। विषय 64 एकात्म समाज व्यवस्था की मूल इकाई कुटुंब। आत्मवादी प्रजा की समाज व्यवस्था एकात्मक संबंध पर आधारित होती है। इस व्यवस्था का केंद्र है स्त्री पुरुष का एकात्म संबंध। इसके लिए विवाह की व्यवस्था होती है। विवाह चिज्जड़ ग्रंथि का प्रतिनिधित्व करता है। इससे जो इकाई बनती है वह है कुटुंब। एकात्म समाज व्यवस्था की मूल इकाई न स्त्री होती है और न पुरुष, न स्त्री और पुरुष दो। यह होती है स्त्री और पुरुष की एकात्मता से बना दंपत्ति, यही कुटुंब है। अंतःकरण से प्रेरित होकर सारी रचना भावना विचार विवेक और कर्तृत्व के आधार पर विकसित होती है, भौतिक नियमों और प्राणिक आवेगों के आधार पर नहीं। कुटुंब के मूल संबंध होते हैं पति पत्नी, माता पिता और संतानों तथा भाई बहन के। इनका ही विस्तार होकर कुटुंब बड़ा बनता है। इनको बनाने वाले तत्व हैं रक्त संबंध और आत्मीयता की भावना। इन 3 संबंधों के अतिरिक्त आत्मीयता की भावना ही संबंधों का आधार बनती है। तो पति पत्नी, माता पिता और संतानों के और भाई बहन के अतिरिक्त जो कुटुंब है वो आत्मीयता के भाव से बनता है। जितना भी बड़ा बनता है उसमें ये 3 में से ही एक संबंध रहता है।
आप चाचा चाची का हो तो पति पत्नी है और भाई भाई है। पितामह दादा दादी का हो तो वही माता पिता और संतानों का एक्सटेंशन है। पौत्र पौत्री का हो तो वही है। भावना प्रधान कुटुंब भावना अर्थव्यवस्था, राज व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था में अनुस्यूत रहती है। जैसे कि राजा अर्थात शासक प्रजा का पालक पिता होता है, प्रजाजन भाई बहन होते हैं, छात्र आचार्य का मानस पुत्र होता है, सारे छात्र आपस में गुरुबंधु और गुरु भगिनी होते हैं, कृषक प्रजाजनों का पिता माना जाता है, स्वामी सेवक का पिता होता है। ये सब मनुष्येतर सृष्टि में भी विस्तृत होते हैं। विस्तरित या विस्तारित है? विस्तरित विस्तरित। भूमि, नदी, गाय माता कहे जाते हैं। विस्तारित, देखो विस्तारित किया जाता है, विस्तरित होता है। फैलना, फैलाना। जी सर। वृक्षवल्ली भाई बहन हैं, यहाँ तक कि बच्चों के लिए बिल्ली मौसी, चंदा मामा, सूरज दादा, हाथी दादा, बंदर मामा बन जाते हैं। इस संबंध में मनुष्य और मनुष्येतर सृष्टि में संघात और संधान और संधारण कराने वाला। संधान होगा, ये भी संघात ही होगा। संधान ना, संधान ही है, जोड़ने वाला। और ठीक है, संधान और संधारण कराने वाला तत्व है स्नेह और प्रेम, जो छोटों के बड़ों के प्रति आदर और बड़ों के छोटे के प्रति वात्सल्य के रूप में व्यक्त होता है। इतना ही सही। वही समकुटुंब भावना का विस्तार संपूर्ण सृष्टि में होता है और परमेष्टि तक होता है, क्योंकि परम पिता ही बोलते हैं। ये शिव और पार्वती को आदि माता, आदि पिता या जगन माता, जगत पिता, जगत जननी ऐसा ही बोलते हैं। ये कुटुंब भावना का विस्तार है, रक्त संबंधों का विस्तार नहीं है, भावना का, आत्मीयता की भावना का विस्तार। जी तय। विषय 65 मनुष्य और मनुष्येतर सृष्टि के संबंध का स्वरूप। विश्व रूप में मनुष्य के अतिरिक्त प्राणी, वनस्पति और महाभूतों की सृष्टि है। इसने टाइप कई जगह बहुत अच्छा किया है। यहाँ लिखा है महादूतों की सृष्टि है। तो सेमेटिक के लिए जो महाभूत है वो महादूत है ताई। हमारी परीक्षा है, हमको पढ़ना आता है कि नहीं समझते। जीते उनके साथ कुटुंब वत होते हैं। ये कुटुंब वन लिख दिया था। ये भी अच्छा शब्द आ गया था। 2 नए शब्दों की रचना हो गई था। ये सब मनुष्य के संबंध इस बात को ध्यान में रखते हुए साथ के संबंध के 4 सूत्र बनाए हैं। ठीक है, ये सब हाँ मनुष्य भी, ये अलग लिखा था। ये सब मनुष्य के संबंध इस बात को ध्यान में रखते हुए नहीं, ये सब मनुष्य के मनुष्येतर सृष्टि के साथ के संबंध को ध्यान में रखते हुए 4 स्तर के बताए गए हैं। ऐसा वाक्य होना चाहिए। हाँ, ये सब मनुष्य और मनुष्येतर संबंध, मनुष्य के मनुष्येतर सृष्टि के साथ जो संबंध। मनुष्येतर
ध्यान में रखते हुए 4 सूत्र बनाए। ये 4 सूत्र हैं रक्षण, दोहन, कृतज्ञता और आत्मीयता। बुद्धि, भावना, विचार आदि की दृष्टि से ये सब अपने से कनिष्ठ हैं। इसलिए मनुष्य ने यदि अपनी शक्तियों का प्रयोग किया तो वे अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। अतः उनकी रक्षा मनुष्य को करनी चाहिए। तो बुद्धि, भावना और विचार की दृष्टि से हाँ, ये हमें पता सारे लगे। तीनों जो श्रेणियां हैं, हाँ, इसलिए उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हम नहीं करेंगे तो उनकी रक्षा नहीं हो सकती। दोहन का सिद्धांत तो और भी महत्वपूर्ण है। यह तो वास्तविकता है कि मनुष्य बुद्धि आदि में श्रेष्ठ होने पर भी उसका जीवन तो महाभूतों, वनस्पति और प्राणी सृष्टि के आधार पर ही चलता है। उनकी सारी आवश्यकताएं उनसे ही पूर्ण होती है। इसलिए स्नेह से और विवेक से प्रेरित होकर अपनी आवश्यकता से अधिक उन्हें दुखी कर उनसे कुछ नहीं लेना दोहन है। दोहन है। उनके बिना जीवन नहीं चलता, इसलिए उनके प्रति कृतज्ञता का भाव है। वे सब उनको उसी हम आत्म कुछ नहीं तत्व, उनको हम कुछ नहीं दे सकते, तो भी वे तो देते ही हैं। इसलिए हमारा तो कृतज्ञ होने के अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। वे सब उसी आत्म तत्व का व्यक्त रूप हैं। इसलिए उनके साथ आत्मीयता है। रक्षण की अपेक्षा दोहन, दोहन की अपेक्षा कृतज्ञता, कृतज्ञता की अपेक्षा आत्मीयता श्रेष्ठ संबंध सूत्र है। तो ये तुलनात्मक रूप से ऊपर होते जाते हैं। हाँ हाँ, उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। आत्मीयता है तो बाकी किसी बात की चिंता ही नहीं ना, वो तो अपने आप हो जाएगा। केवल रक्षण की बात करेंगे तो आत्मीयता या कृतज्ञता तो नहीं होगा, लेकिन आत्मीयता है तो फिर कृतज्ञता इसका प्रश्न ही नहीं आता ना। जो सब अपने ही है उसमें क्या थैंक यू और सॉरी कहना, जैसे कहते हैं ना। ऐसा है। संबंध की इस व्यवस्था से निष्पन्न होते हैं। ये आश्चर्य लिखा था, ये आश्वस्ति होगा शायद। क्या संबंध के क्या? हाँ, संबंध की इस व्यवस्था से निष्पन्न होते हैं आश्चर्य, विश्वास, अभय, विपुलता, सौहार्द। हाँ 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 हाँ, आश्वस्ति। हाँ, आश्वस्ति होगा तो सौहार्द, किसी बहुत विषय श्रद्धा और बिल्कुल आनंद। जी ताई। विषय बिल्कुल नहीं जानने वाले ने टाइप किया और ऐसे ही अनाड़ी व्यक्ति ने प्रूफ रीडिंग किया। जी ताई। आश्वस्ति, विश्वास, अभय, विपुलता, सौहार्द, सुख, श्रद्धा और आनंद इन संबंधों से निष्पन्न होते हैं। इसी से विकसित होती है गुणवत्ता और उत्कृष्टता। इसी से विकसित होती है सृजनशीलता। इसी की ही परिणति है शांति। यही परम कल्याण की स्थिति है। जड़ की समृद्धि, चेतन का शुभ भाव अर्थात संस्कृति की समरसता। यही है अभ्युदय और निश्रेयस, राष्ट्र का परम वैभव। यह आत्मवादी विचारधारा की जीवन रचना का स्वरूप है। कितना अच्छा है। ये तो ताई अद्भुत है। अभी तक जो पढ़ रहे थे आज उसको सुसूत्रता के अंदर पढ़ा। हाँ 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 हाँ। ये तो ताई शाबाश देने वाला हो गया आपको। क्योंकि अभी तक हम जो रक्षण, दोहन, कृतज्ञता और आत्मीयता पढ़ रहे थे। बोलते ही थे, लेकिन क्यों ऐसा है, क्या होता है इससे? और इसी से क्या है ताई, जो हम बार बार गुणवत्ता, उत्कृष्टता की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था में सृजनशीलता, शांति, परम कल्याण। बातें तो सारी अलग अलग रूप में करते हैं, लेकिन सुसूत्रता जिसको कहते हैं वो ये है। इसलिए एकात्म जो है
और इसलिए इसमें हमने ये चौथा ग्रंथ ऐसा है जो सूत्र रूप में ही लिखा है, जीवन विकास के सूत्र, जीवन सूत्र संग्रह। तो मुझे लगता है कि सूत्र रूप में लिख पाना ये भी बहुत आवश्यक बात है, ताकि सब कुछ एक साथ आ जाता है, संक्षेप में आ जाता है। फिर क्या है ताई, एक खुले हुए सूत्रों में भी और खुली व्याख्या में भी एकात्मता आराम से हाँ, दिखाई देती है। आती है आराम से। इसका भाष्य भी सरल हो जाता है लिखना। जी। हम्म अब परम वैभवपूर्ण रूप से समझ आया था इससे आज, हम्म और वो पूरी तरह पुनरुत्थान से जुड़ा, जो अलग अलग बातें पूरी हाँ इस एक पृष्ठ में जुड़ गई हैं, ताई हाँ कुछ बचा ही नहीं इसमें। हाँ हाँ सही। ताई आगे तो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ विषय क्या है? 66, एकात्म जीवन रचना के मूल सूत्र। हाँ हाँ आत्मवादी विचारधारा पर आधारित जीवन रचना को ही एकात्म जीवन रचना कहा गया है। इसके मूल सूत्र इस प्रकार हैं। मैं नहीं, तू। तू ही। हाँ, तू ही। अधिकार नहीं, कर्तव्य। कर्तव्य। त्याग पूर्वक भोग। भोग। लेना कम, देना अधिक। देना अधिक। आत्मवत सर्वभूतेषु। सर्वभूतेषु। संघर्ष नहीं, समन्वय। समन्वय। तो ये समन्वय सही शब्द रहेगा यहाँ पे। हाँ, समन्वय करो माने एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रहो, समन्वय करो। और विपरीत जाति है तो भी। हाँ, समन्वय करो। समन्वय करने में मारना नहीं आता ऐसा थोड़े होता है, दंड नहीं देना ऐसे थोड़े होता है। एक रूपता नहीं, समरसता। हाँ। करार नहीं, धर्म। विवशता नहीं, स्वेच्छा। स्वैराचार नहीं, स्वतंत्रता। दासता नहीं, समर्पण। शोषण नहीं, दोहन। यांत्रिकता नहीं, मानवीयता। एक नहीं, एकात्मता। प्रेय अथवा श्रेय नहीं, प्रेय भी, श्रेय भी। काम का उन्नयन, प्रेम। संकोच नहीं, विस्तार। कृपणता नहीं, उदारता। उदारता। द्वैत नहीं, द्वंद्व। अर्थ काम निरपेक्षता। धर्म सापेक्षता। अर्थ काम निरपेक्षता, अधर्म मोक्ष सापेक्षता लिखा था। धर्म मोक्ष सापेक्षता। हाँ तो ये आएगा। ये सूत्र हृदय से हृदय में उद्भूत होते हैं। ये अद्भुत लिख दिया था इसमें। बुद्धि में प्रतिष्ठित होते हैं, मन से स्वीकृत होते हैं, प्राण में दृढ़ होते हैं, शरीर में व्यवृत्त होते हैं। कितना बढ़िया है। इन सब का मिलकर बहुत बड़ा अंतर्जाल बनता है, जो अत्यंत सुश्लिष्ट होता है। इसमें सब अपना अपना सम्मानित समुचित स्थान प्राप्त करते हैं, पुष्ट और तुष्ट होते हैं। जीवन इसमें बिना किसी क्लेश के स्पंदित होता रहता है। यह अत्यंत बुद्धिमान मनुष्यों के द्वारा की गई रचना है। इसलिए इसकी प्रस्तावना में लिखा है कि जो सुना है, पढ़ा है, चिंतन किया है, उसका तो है ही, किंचित क्वचित निधिध्यासन भी है इसकी रचना में। निधिध्यासन के बिना इतना क्लिष्ट, इतना सुसूत्र नहीं बन पाता। हाँ, नहीं बनता। तो ये होता है, कर किया नहीं जाता है, हो जाता है। इसलिए ऐसा लिखते समय चलो तुरंत किसी को सुनाओ, ऐसा होता है, लेकिन सुनने वाला भी उसी कोटि का चाहिए ना फिर। जी सर।
हम्म ताई मैं सोच रहा था कि ये जितने भी विषय हैं, हम्म हम्म इनके ऊपर 5-5, 10-10 मिनट हम हम्म एक बार, हालाँकि सारे पढ़े हुए हैं ताई, और आपने कहीं न कहीं इसका उल्लेख किया है और नियमित रूप से भी आते हैं, ऐसा हम्म, नहीं है कि नियमित रूप से नहीं हाँ आते। हाँ नहीं आते, हाँ। लेकिन मैं सोच रहा था जब ये ग्रंथ पूर्ण हो तो इसके हम्म सूत्रों को हम्म एक बार 1 या 2 सत्र में हम हाँ कर लेंगे ताई। हाँ 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 करेंगे। जी ताई, क्योंकि 101 ही हैं हम्म अपने, 66 तो हो गए। हम्म हम्म तो आज इतना करें ताई, इसके बाद वो चर्चा हाँ कर लेते हैं। हाँ हाँ ठीक, हाँ।